तो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ वन ऑफ आवर कैंडिडेट मिस्टर आशीष मोहन तिवारी, जो कि इस समय ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी BAO की पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए प्लीज। सर, मेरा नाम आशीष मोहन तिवारी है और मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। मेरी ग्रेजुएशन की शिक्षा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से 2022 में कंप्लीट हुई है। इसके पश्चात मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से ही 2024 में सॉइल साइंस विषय से की है। और उसके पश्चात मैंने अपनी इफ्को में एज अ फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पे 10 माह की सेवा दी है और वर्तमान में मैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर बक्सर जिले में कार्यरत हूँ। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि कब से आपने सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। मैंने जब इसका फॉर्म डाला था तो उस टाइम पे मैंने इफ्को में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने कोई खास इसके लिए बीओ के लिए तो प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन बेसिक अच्छा था मेरा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में अच्छे से सारे सेमेस्टर्स पढ़े हुए थे। तो वो पुरानी ही तैयारी एक प्रकार से काम आई मेरे बीओ के प्रिपरेशन के लिए। तो मैं इफ्को में पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता था तो पढ़ते थे। ओके, तो ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपने मतलब इफ़को के ऊपर इस जॉब को प्रेफर किया, या फिर क्या ऐसे चैलेंजेस थे, मतलब कोई इफ़को में प्रॉब्लम जो आप इस पोस्ट पे ज़्यादा आना चाहते थे। नहीं, वो भी एक अच्छा जॉब है और अच्छी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इफ्को अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं। लेकिन थोड़े उसमें जो भी वर्क लोड रहता है, आप आगे के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं मिल पाता है। बट यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, तो इसी के लिए मैंने स्विच किया इफ्को को। ओके, सो क्या बेसिकली आपका रिएक्शन था, आपका और आपकी फैमिली का, जब आपको पता चला कि इस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, बढ़िया लगा था। जब रिजल्ट आया था तो शाम का समय था, मैं ड्यूटी से आया ही था, उसके बाद दोस्तों ने कॉल किया और बोला कि आपका भी हो गया है सिलेक्शन। और भी साथ के दोस्त थे तो उनका भी हो गया था। तो आई होप मुझे वहीं से भी मैसेज मिला कि आपका हो गया है सिलेक्शन, तो सुन के अच्छा लगा। फिर फैमिली में सबसे बात की तो सभी लोग खुश थे। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आप इफ़को में पोस्टेड थे, फिर आपने ये एग्ज़ाम दिया, तो जैसे MSc के बाद फिर आपने कोई और एग्ज़ाम जो आपने ट्राई किया हो, कोई एग्ज़ाम आपने साथ में दिया हो और। ड्यूरिंग एमएससी में देता रहता था, एक बार बैंक का दिया था तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मैंने इफ्को दिया, तो इफ्को में हो गया था लास्ट सेमेस्टर में, जब मैं मास्टर्स में था लास्ट सेमेस्टर में, उसी टाइम में इफ्को में मेरा हो गया था सिलेक्शन। और इफ्को की जॉब के दौरान ही एनएससी में भी हुआ मेरा सिलेक्शन। और फिर देन बीओ, फिर मैंने बीओ ज्वाइन कर लिया। ओके, सो अभी आपकी पोस्टिंग जो है वो बक्सर ज़िले में हुई है। जी सर। तो जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं लैंग्वेज डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, तो ये जॉब की एफिशिएंसी में अफेक्ट करता है या फिर मैनेज हो जाता है। हाँ, थोड़ा डिफरेंस तो है, लेकिन बक्सर चूंकि बॉर्डर एरिया में आता है, यूपी से लगा हुआ है, बलिया जिले से, तो मोस्टली इस लैंग्वेज वगैरह सब सेम ही है जो भी यूपी का है। लेकिन आगे आने वाले समय में थोड़ा चैलेंजेस तो आने वाला है, अगर बिहार में रहे तो। लेकिन अच्छा जवाब है बीओ का। ओके, तो अब आप बताइए नॉर्मली जैसे किस तरह से आपने कौन कौन से आपके जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आपने ज़्यादा फोकस किए, या फिर एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें हम लोगों के 4 पेपर हुए थे। एक जीएस जीके का रहता है और एक हिंदी का रहता है। हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग रहता है। और 2 एग्रीकल्चर के पेपर हुए थे, जो 100 क्वेश्चन उसमें। एक एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी 1 और एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी 2 करके होता है, तो 100 नंबर का रहता है। जो 200 मतलब 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 नंबर का रहता है। तो टोटल 500 नंबर का हम लोगों का एग्जाम हुआ था।
जिसमें जो हिंदी थी वो क्वालिफाइंग थी और 50 नंबर का हम लोगों का इंटरव्यू था। तो मेनली तो एग्रीकल्चर पे ही फोकस करना चाहिए इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का आप 400 नंबर का रहता है वेटेज। और ओके। उसमें भी मोस्टली हम लोगों के जो मेन सब्जेक्ट था, कोर सब्जेक्ट था, वो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के ज्यादा क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन थे मतलब, लेकिन मोस्टली जो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही है कि अगर आप एग्रीकल्चर अच्छा रखते हैं अपना, तो कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाएगी फिर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स में। ओके। और इंटरव्यू में आपसे मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? वो बिहार पे ज़्यादा बेस्ड थे या फिर आपका जो एमएससी सब्जेक्ट और आपका रिसर्च टॉपिक था उससे जुड़े हुए थे? मिसलेनियस ही क्वेश्चन पूछे थे, जैसे मैंने इंटरव्यू में इंटर किया तो कोड रहता है, तो कोड उन्होंने पूछा। उसके बाद फिर बोला कि अपना एक मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए जिसमें आपका नाम वगैरह ये सब ना रहे, आपका क्षेत्र का नाम और नाम वगैरह ना सम्मिलित हो। तो मैंने अपना बेसिक बताया कि ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ किया। उसके बाद उन्होंने बिहार से क्वेश्चन किया मुझे, दो चार क्वेश्चन बिहार से पूछे। जैसे बिहार में क्या रीजन है प्रोडक्शन कम होने का, क्यों मतलब यहाँ गरीबी क्यों है, इस तरीके से क्वेश्चन बिहार से किए। मेथ से क्वेश्चन दो तीन पूछे। उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि मेरा एमएससी सॉइल साइंस विषय से है, तो सॉइल साइंस के सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन किए। तो इंटरव्यू अच्छा ही गया था। ओके। सो जैसे आपके एमएससी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन डेप्थ क्वेश्चन होते हैं या फिर जर्नल क्वेश्चन होते हैं कि एक शायद बीएससी ग्रेजुएट भी उसको टैकल कर सके? कुछ क्वेश्चन थे जर्नल बेस्ड थे, तो जब उनको हमने बताया तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डेप्थ में गए थोड़ा। ज्यादा देर तो नहीं इंटरव्यू चला था, लगभग 15 मिनट के अराउंड। ओके। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे आपकी जैसे मेजर स्ट्रेंथ क्या रही? जैसे आपने पहले इफको क्रैक किया, फिर उसके बाद आपने इस एग्जाम के लिए भी क्रैक किया, तो क्या आपको लगता है क्या एक मेजर स्ट्रेंथ है या फिर क्या ऐसा स्ट्रेटजी है जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि अगर ग्रेजुएशन में आपने सारे सेमेस्टर्स अच्छे से पढ़े हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आगे चल के आप किसी भी एग्जाम में जब बैठते हैं तो वो बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आपने ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है आपको आगे चल के। तो सारे सेमेस्टर्स अच्छे से पढ़ें, जो भी न्यू एस्पायरेंट आ रहे हैं उनके लिए मेरा यही कहना है। ओके। और जैसे अपनी जॉब के साथ फिर आप टाइम मैनेज किस तरह से करते थे? क्योंकि जॉब के साथ काफ़ी मुश्किल होता है किसी और एग्ज़ाम के साथ किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, तो वहाँ आप किस तरह से टाइम मैनेज कर पाते थे? ज्वाइनिंग हम लोगों का हुआ था, उससे पहले 1 महीना तो मैंने पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत बीओ का लिया, उसके बाद ज्वाइन कर लिया था। तो ज्वाइनिंग के समय इतना काम नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग एजीटी रहते हैं, ट्रेनिंग फेज में रहते हैं। तो उस टाइम थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपना देखते रहते थे, जो भी टाइम मिलता था जॉब के बाद जो भी, तो फिर उसको देखते रहते थे अपना। ओके। तो नाउ टेल मी हाउ एग्रीकल्चर एंड जीके हेल्प्स यू टू अचीव योर सक्सेस? हाँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर जीएसएनजी के, हमको किसी भी कोई नोटिफिकेशन या कोई वैकेंसी की जानकारी हमको प्रोवाइड करता है। और इसके साथ मॉक जो भी हम लोग देते हैं, तो एग्रीकल्चर जीएसएनजी के का रोल लेता है उसमें भी। और सीएम सर का स्पेशली थैंक्स करेंगे कि वो कोई भी गाइडेंस हो तो उनके थ्रू मिल जाता है हमको। ओके। तो अब आप बताइए, जैसे किस तरह का आपका काम यहाँ पर होता है एज अ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर? जैसे इफ़को और यहाँ के काम में मेजर क्या डिफरेंस आपको लगता है? इफ्को में तो मोस्टली काम रहता है कि आप एक प्रकार से आपको जो भी इफ्को का प्रोडक्ट है उसका एक प्रकार से सेल करना है आपको। क्योंकि उसको किसानों के, जो भी आपके किसान हैं उनमें एक इनोवेशन लाना है। जिस प्रकार से इफ्को के 3 4 प्रोडक्ट अभी आए हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, तो उसका प्रचार प्रसार लेकर, और बाकी ये जो भी जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनका मार्केटिंग करना, यही सारा काम रहता है। और इसमें एज अ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, चूंकि मेरा जो पोस्ट है वो सीड एनालिसिस का है, तो इसमें जो भी सीड का सैंपल आता है उसकी क्वालिटी चेक करना, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज चेक करना रहता है। बाकी एज अ बीओ का जो काम रहता है, कोई भी जो ब्लॉक लेवल पे कोई भी काम आता है जो फार्मर से रिलेटेड होता है, जैसे अभी फार्मर रजिस्ट्री आया था, बीज का बांटना हो गया, तो यस। इस तरीके के जितने भी काम रहते हैं, यंत्र आता है एक मैकेनाइजेशन का, वो सारे काम रहते हैं बीओ को। ओके। और
जैसे क्या मेजर डिफरेंस है, सैलरी स्ट्रक्चर में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है इफको और बीएओ में? सेम ही है एज सैलरी स्ट्रक्चर। इफको का चूंकि मैं उस समय एजीटी था तो सिर्फ मुझे स्टाइपेंड मिलता था। 1 साल के बाद वहाँ पूरा फुल पे मिलता है जब वहाँ फील्ड ऑफिसर बन जाते हैं। मैंने वहाँ 10 महीने ही किया था जॉब। सेम ही रहता है वहाँ भी लगभग, थोड़ा ज्यादा है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का वहाँ की तुलना में सैलरी। ओके, तो अब आप हमें बताइए, जैसे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं सेम एग्ज़ाम की, तो हर एक पेपर के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि चारों पेपर की आप किस तरह से इफ़ेक्टिवली तैयारी कर सकें? आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए तो मेरा यही कहना होगा कि आप एग्रीकल्चर पे अच्छे से फोकस कीजिए। और उसके बाद जो इसका जीएस एंड जीके का पार्ट आता है वो थोड़ा टफ आता है, लेकिन आप उसको भी थोड़ा बहुत देखते रहिए। जो मेजर अगर आपका पोर्शन कवर हो जाएगा 400 का जो एग्रीकल्चर है, अगर आप उसमें अच्छा अपना मार्क कर लिए तो फिर जीएस एंड जीके का जो 100 नंबर का आया था उसको भी आप पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत। बिहार से कुछ क्वेश्चन थे और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन थे। तो मोस्टली तो मेरा यही कहना है कि एग्रीकल्चर पे अच्छे से फोकस रखिए, सारा पढ़िए, बेसिक अच्छे से नॉलेज गेन कीजिए। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप हमारा साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना थैंक यू जो सर। आपने कहीं ना कहीं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को एक मोटिवेट करने के लिए सेशन किया है, अपना टाइम आपने दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। थैंक यू।